जनजी की प्रॉब्लम, पेपर लीक्स, मिलेनियल्स की प्रॉब्लम E20, अमीरों की प्रॉब्लम घटता विदेशी निवेश, गरीबों की प्रॉब्लम कम होते हुए जॉब्स, बूढ़ों की प्रॉब्लम खराब हेल्थ सिस्टम, औरतों की प्रॉब्लम बढ़ते हुए अपराध। ऊपर बताए गए इश्यूज सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। मैंने तो बस कैटेगराइज करने की कोशिश की है। अगर मैं कहूं इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन, मानेंगे आप? हो सकता है मान भी जाएं और ना भी माने, तो we'll have a dialogue over that. As per me, the solution to all these problems is to hold your representatives accountable. भक्ति नहीं करनी है, जिम्मेदार ठहराना है, सवाल पूछना है। और सवाल पूछने का असर तो आप देख चुके ना, प्रधान का इस्तीफा। पॉलिटिक्स के इस नए शो में हम लाएंगे जिम्मेदार माननीयों के रिपोर्ट कार्ड्स। सवाल साफ है, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो? नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अकाउंटेबिलिटी का सवाल क्यों? जवाब सिंपल है। देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जनता सरकार को चुनती है, मतलब कॉमन मैन, लोग, जनता इस देश की व्यवस्था की मालिक है। मालिक सेवादारों का चुनाव करती है। प्रधानमंत्री को सेवादारों का प्रमुख समझिए। इसके बाद अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग सेवादार होते हैं। जैसे फिलहाल विदेश मामलों के लिए एस जयशंकर हैं, आर्थिक मामलों के लिए निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम के लिए हरदीप पुरी हैं, तो रेलवे के लिए अश्विनी वैष्णव, ट्रांसपोर्ट के लिए हैं नितिन गडकरी साहब, डिफेंस के लिए हैं राजनाथ सिंह वगैरह वगैरह। आने वाले एपिसोड्स में इन सबका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम रखेंगे। तो इस एपिसोड में क्या करेंगे? इस एपिसोड में मोटे मोटे तौर पर 5 मंत्रियों की बात कर लेते हैं, ताकि क्लियर हो कि ये शो जरूरी क्यों है। सबसे पहले बात निर्मला सीतारमण की। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से एक बार पूछा गया कि प्याज इतना महंगा क्यों है, तो जवाब आया कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ प्याज नहीं खाया जाता। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ये जवाब इतने लेवल्स पर गलत है कि गिनती करनी पड़ती है। पहली बात, फाइनेंस मिनिस्टर से ये नहीं पूछा गया था कि मैडम आप प्याज खाती हैं या नहीं खाती। दूसरी बात, एक मंत्री की पर्सनल डाइटरी प्रेफरेंस का देश की फूड इन्फ्लेशन से कोई लेना देना है नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, यह जवाब बताता है कि उन्हें उस तकलीफ का कोई अंदाजा ही नहीं जो उस वक्त करोड़ों घरों में थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। रुपये की गिरती कीमत पर भी इनका यही बेतुका जवाब रहता है। डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के करीब पहुंच गया है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब $1 के बदले करीब 62 रुपए मिलते थे, आज 95, यानी रुपए की वैल्यू में भारी गिरावट आई। इसका मतलब है इंपोर्ट महंगा होना, तेल महंगा होना, हर वो चीज महंगी होना जो बाहर से आती है, और अल्टीमेटली आम आदमी की जेब पर सीधी मार। तो जब इस पर सवाल उठे तो फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब था, हमारे रुपया ठीक चल रही है, यानी 62 से 95 तक का सफर ठीक है मैडम के लिए। भारतीय रुपया 62 से 95 तक पहुंचा कैसे? उस गिरावट की जिम्मेदारी लेगा कौन? उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी जंतर मंतर आंदोलन के दौरान ये धर्मेंद्र प्रधान का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि पेपर लीक के फायदे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। बताइए साहब, ये हमारे मंत्रियों की हालत है। पूछना पड़ेगा ना, भैया अकाउंटेबिलिटी कहां है? एस जयशंकर साहब को ले लो। उनकी आंखों में लेजर लाइट लगाकर एक शार्प, वेल स्पोकन, आर्टिकुलेट डिप्लोमेट की तरीके से उनको दिखाया जाता है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान जैसा देश अमेरिका ईरान युद्ध में मीडिएटर का रोल निभा रहा है, भारत को कोई पूछ भी नहीं रहा, ऐसा क्यों? तो जवाब आया, हम कोई दलाल देश नहीं है। यानी देश युद्ध रुकवाने की कोशिश करे जो, वो दलाल है। यही मोदी सरकार पिछले कई सालों से क्रेडिट लेती आई कि उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में शांति की कोशिश की। पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात को डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बताया गया था, क्या वो भी दलाली थी? जयशंकर साहब के लॉजिक से तो यही निकलता है। ये है मंत्री साहब, सवाल कुछ पूछा जाएगा, जवाब कुछ और देंगे। वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो? अश्विनी वैष्णव के पास 2 बड़े मंत्रालय, रेलवेज और IT। दोनों ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्टली करोड़ों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। रेलवेज की बात करें तो भारत में हर रोज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है, और इसमें समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। ट्रेन लेट चलती हैं, और ये कोई 10-20 मिनट की बात नहीं, यह घंटों की देरी आम बात है। एक्सीडेंट्स होते हैं। उड़ीसा का बालासोर एक्सीडेंट याद है? जून 2023 में ट्रेनें आपस में टकराई, करीब 275 लोग मारे गए। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े रेल एक्सीडेंट्स में से एक था। उस हादसे के बाद क्या हुआ? वैष्णव साहब कैमरे के सामने आए, भावुक दिखे,
ट्रैक पर खड़े होकर फोटोज खिंचवाई और कहा जो जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जांच हुई, कुछ टेक्निकलिटीज निकली और धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। कोई बड़ा सिस्टमिक चेंज नहीं आया, रेलवे सेफ्टी पर कोई लैंडमार्क रिफॉर्म नहीं हुई और वैष्णव साहब वापस अपने काम पर लौट गए। इनका काम क्या है? रील्स बनाना और रील्स शेयर करना। लगता तो ऐसा ही है। अश्विनी वैष्णव सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इनका कंटेंट वंदे भारत की शाइनी फोटोज डालना, किसी स्टेशन के रेनोवेशन की क्लिप्स डालना, यानी सब कुछ फील गुड करवाने वाला कंटेंट। ये एक मिनिस्टर का काम नहीं है, ये एक पीआर मैनेजर का काम है। मिनिस्टर का जो काम है उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाएगा वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो। हरदीप पुरी, इनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया। जो फाइल्स पूरी दुनिया में चर्चा में रही, जिनके नाम इन फाइल्स में आए, उन पर दुनिया भर के सवाल उठे, उन्होंने इस्तीफे भी दिए। लेकिन हरदीप पुरी जी को कोई फिक्र नहीं। कभी कहते हैं मुलाकात नहीं हुई थी, कभी कहते हैं मुलाकात हुई थी लेकिन उस हिसाब से नहीं हुई, कभी कहते भारत के इंटरेस्ट की बात करने के लिए गया था। इस्तीफा तो छोड़िए, उन्होंने कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन तक नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता है कि ना कोई सवाल पूछेगा और ना मुझे जवाब देना है। जवाब देने की जिम्मेदारी कोई समझता ही नहीं है, इसीलिए हमें लगा कि पूछना पड़ेगा वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो। नितिन गडकरी भी मोदी के मंत्रियों की इसी लिस्ट में आते हैं। नितिन गडकरी का काम है चौंकाने वाले वादे करना, और जब उन्हीं वादों या नीतियों पर तीखा सवाल पूछा जाए तो या तो जवाब टाल देना या सीधे मानहानि का केस ठोक देना। अभी हाल ही में गडकरी साहब ने ऐलान किया कि वो अब हवा में उड़ने वाली बस लाने वाले हैं। इससे पहले वो रोपवे, केबल कार और पानी में उतरने वाला एम्फीबियस एयरक्राफ्ट लाने का दावा भी कर चुके हैं। यानी हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी का ऐलान। लेकिन इनमें से कितनी असल में जमीन पर उतरी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मार्च 2025 में नितिन गडकरी साहब ने यह भी कहा कि अगले 2 साल में भारत का हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी बेहतर हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि नेशनल हाईवे पर गड्ढों, टोल प्लाजा पर घंटों जाम और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर हर साल जनता की शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। कोई विजन नहीं है, सिर्फ जादुई सॉल्यूशन परोसने की आदत दिखती है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 को लेकर तो खुद गडकरी साहब जो हैं सबसे बड़े चीयर लीडर बने हुए थे। E20, E85, E100 जैसे फ्लेक्स फ्यूल्स की वकालत करने में बार बार दावा करते रहे कि इससे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा, किसानों को फायदा होगा, पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन जब जनता ने शिकायत करनी शुरू की कि E20 से गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है और पेट्रोल के दाम फिर भी कम नहीं हुए, तो गडकरी साहब का जवाब था जिन्हें एथेनॉल मिला पेट्रोल पसंद नहीं आया वो ज्यादा कीमत चुकाकर 100% शुद्ध पेट्रोल XP100 खरीद सकते हैं। XP100 की कीमत 160 रुपए प्रति लीटर। और सवाल पूछो तो कह देते हैं मेरा मंत्रालय नहीं है। 170 रुपए प्रति लीटर सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ। देखिए आप एक काम करिए, हाँ। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ। पर मेरा देना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। फिर तो पूछना पड़ेगा ना वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी ब्रो। पैटर्न क्या है ये वो समझिए। बेतुके जवाब, सवालों को टालना, कंट्रोवर्सी के बावजूद बेफिक्री में ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। ये किसी एक मंत्री की आदत नहीं है, ये एक शेयर्ड एटीट्यूड की तरीके से दिखता है। और इस एटीट्यूड का एक बहुत कंक्रीट और बहुत स्पेसिफिक कारण है, रीजन है। कोई भी नेता जवाबदेह हो, जिम्मेदारी से काम करे, इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह, वो नेता ईमानदार हो, जेन्युइनली देश की जनता की परवाह करता हो, उसके अंदर से एक मोरल कमिटमेंट हो कि मुझे सही काम करना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भारतीय राजनीति के हिसाब से एक आइडियलिस्टिक सोच से ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर बचता क्या है? बचता है दूसरा रास्ता, और यही वो रास्ता है जो एक्चुअली काम करता है। वो है वोट का डर, इलेक्शन का डर, जनता का डर। एक नेता जानता है कि अगर उसने काम नहीं किया, अगर उसने जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया, अगर उसकी मिनिस्ट्री बर्बाद रही, तो अगली बार जब वो चुनाव में खड़ा होगा जनता उसे घर बिठा देगी। यही डर उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा करवाता है। यही डर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सीधे जवाब देने पर मजबूर करता है, विवश करता है। ये कोई नोबल मोटिवेशन नहीं है, ये प्योर सेल्फिश इंटरेस्ट है। लेकिन डेमोक्रेसी में यही मैकेनिज्म कई बार काम करता है। अब जरा सोचिए क्या होगा जब ये मैकेनिज्म ही तोड़ दी जाए, जब किसी मंत्री को वोट की जरूरत ही ना हो, जब उसे ना कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा करना पड़े, ना जनता के सामने जाना हो, ना किसी वोटर को जवाब देना हो, तो उसके काम करने की वजह बचती क्या है? जवाब है कुछ भी नहीं। क्या ही वजह बचेगी? एकमात्र तो चीज़ है जिसकी वजह से वो काम कर सकता है, और वो रीज़न अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो कुछ भी नहीं बचेगा।
मोदी सरकार के इन 5 मंत्रियों में से नितिन गडकरी साहब को अगर छोड़ दें, जिनका हमने जिक्र किया है, तो सभी मंत्री एक ऐसे रास्ते से मंत्री बने जहां ना कोई वोटर है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना कोई इलेक्शन है। आम इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं जिसमें जनता चुनती है। उस रास्ते का नाम है राज्यसभा। एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी चारों राज्यसभा से सांसद हैं। राज्यसभा के सांसद इलेक्टेड एमएलए के वोट से चुने जाते हैं, यानी पार्टी तय करती है कि राज्यसभा में कौन जाएगा। मोटे तौर पर यही होता है। राज्यसभा सांसद की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती, कोई वोटर नहीं जो सीधे उन्हें वोट दे या ना दे, कोई इलाका नहीं जहां जाकर जवाब देना हो, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ भी बोल दो, कोई इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगी। मिनिस्ट्री चाहे जैसी भी चले, कोई इलेक्टोरल प्राइस नहीं चुकाना पड़ेगा। अगली बार भी मंत्री बनना है तो बस पार्टी लीडरशिप को खुश रखो, उनके लिए वैल्यूएबल बने रहो, एक ही स्टेक होल्डर, एक ही रिलेशनशिप मैनेज करनी है। जनता को इस इक्वेशन में है ही नहीं, और यही वो वजह है जो निर्मला सीतारमण इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हैं कि रुपया ठीक चल रहा है, जबकि 62 से 95 तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि जयशंकर साहब एक ऐसा बयान दे सकते हैं जो उनकी ही सरकार की पिछली फॉरेन पॉलिसी को दलाली साबित कर दे। यही वजह है कि अश्विनी वैष्णव रील्स शेयर करते रहते हैं और रेलवे की असल प्रॉब्लम्स पर कोई सीरियस जवाब नहीं आता। और यही वजह है कि हरदीप पुरी के नाम पर एप्स्टीन फाइल जैसा गंभीर आरोप आता है और वो बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, किसी जवाब को देने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर बनाने के पीछे एक सोच थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस हुई थी तो कहा गया था कि लोकसभा में जो पैशनेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की गर्मी होगी उसे बैलेंस करने के लिए एक ऐसा चैम्बर चाहिए जहां एक्सपीरियंस्ड, थॉटफुल लोग हों, जो लेजिस्लेशन को ध्यान से देखें। ये एक नोबल आइडिया था और इस आइडिया में कुछ गलत भी नहीं था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक अच्छे आइडिया को जब गलत हाथों में दे दो तो वो और ही कुछ बन जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बारे में बड़ा सही कहा है। आज राज्यसभा का जो इस्तेमाल हो रहा है, आज राज्यसभा एक ऐसा टूल बन गई है जिससे ऐसे लोगों को सत्ता में लाया जाता है जिन्हें जनता के सामने जाने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार में खासकर 2019 के बाद से एक पैटर्न बहुत क्लियरली दिखता है। जो मंत्रालय सबसे ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी में रहते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, जो डायरेक्टली जनता की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रेलवेज, पेट्रोलियम, आईटी, इनमें से ज्यादातर जो मिनिस्ट्री है वो राज्यसभा सांसदों के हाथ में है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसे कोइंसिडेंस मानना भोलापन होगा। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक बहुत सिंपल सा साइकिल होता है, जनता सवाल पूछती है, मीडिया उन सवालों को एम्पलीफाई करता है, नेता जवाब देने पर लाचार हो जाते हैं, और अगर जवाब नहीं देते तो अगले इलेक्शन में जनता उन्हें घर बिठा देती है, क्योंकि जनता को समझ में आ जाता है कि हमारे सवालों का जवाब इसके पास है नहीं। यह साइकिल जब तक चलता रहता है डेमोक्रेसी जिंदा रहती है, लेकिन अब इस साइकिल को तोड़ा जाने लगा है। मंत्री पदों पर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जो जवाब देने को तैयार नहीं, मीडिया को खरीद लिया गया, जो नहीं बिके उन्हें आईटी एक्ट के बीच मसल दिया गया। तो कहानी सिर्फ कुछ बयानों या कुछ मंत्रियों तक सीमित नहीं है, असली सवाल सिस्टम का है, जवाबदेही का है, अकाउंटेबिलिटी का है। जब सवाल पूछने वाला कमजोर पड़ जाए और जवाब देने वाला बेपरवाह हो जाए, बेलगाम हो जाए, तो लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला होने लगता है। फैसला आपको करना है कि क्या यह सिस्टम ऐसे ही चलेगा या जवाबदेही फिर से वापस लाई जाएगी। लाई कैसे जाएगी? पूछना पड़ेगा, वेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी ब्रो।